पिछले करीब 3 हफ्ते से इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू दोनों काऊँ 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 कर रहे हैं कि देखो आरबीआई ने एफसीएनआर में ये कर दिया, वो कर दिया, एफआईआर रूट में ये हो गया। बात में कुछ दम है नहीं। आरबीआई ये चाहता है कि फॉरेन इन्वेस्टर भारत में डॉलर लेके आए। उसके वास्ते फुल्ली एक्सेसिबल रूट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, उसमें स्वैप और हेज की सुविधा, ये सब किया है। तो समझते हैं। देखिए, अगर ऑनियन की शॉर्टेज होगी तो ऑनियन महंगे हो जाएंगे, तो अगर डॉलर की शॉर्टेज है तो डॉलर महंगे हो रहे हैं कि पहले जो 85 में मिलते थे अभी 95 के हो गए। तो आरबीआई क्या करे, कहीं से वो डॉलर मार्केट में सप्लाई करे ताकि ये जितने एफपीआई वाले अपने शेयर मार्केट से पैसा लेके भाग रहे हैं बराबर, तो सामने शॉर्टेज को हम सस्टेन कर सकें। लेकिन अब तकलीफ ये है कि आरबीआई की खुद की तिजोरी खाली हो जाएगी अगर रोज़ ये करने बैठी। तो आरबीआई ने सोचा देखो अपने पैसे से कुछ नहीं करना है, विदेशियों को ही बोलते हैं कि तुम भारत में वापस पैसे लाओ। उसके वास्ते अलग अलग रिफॉर्म हो रहे हैं। मैं आपको एक आउटलाइन दूंगा जो मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि जो चीज़ है वो उससे ज़्यादा टेक्निकली रिफाइंड है, पर उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। अगर कोई फॉरेनर भारत के बॉन्ड्स यानी कि डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो नॉर्मली आरबीआई के सब रूल्स टाइट होते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत तुम्हें, अब मान लो कि हर 2 महीने पर हमें सारे कंप्लायंस रिपोर्ट दिखाने होंगे, कितना ब्याज आया, कितना टैक्स विथड्रॉल हुआ, तो मैथ ही मारते रहते हो। लेकिन अब वो क्या चाहते हैं, नहीं आप आइए, हम गुलाब का फूल और पूरा वरमाला से आपका स्वागत करेंगे। तो ऐसे नए उसने विंडोज़ या मैकेनिज्म बनाए जिसे कहते हैं फुल्ली एक्सेसिबल रूट, वॉलेंटरी रिटेंशन रूट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा छूट होगी उन्हें कि कितना मान लो टैक्स विथहोल्ड होगा, या कितने महीने पर आपने कंप्लायंस रिपोर्ट देने, या वट एवर टेक्निकल चीज़ें कुछ हैं। लेकिन एक शर्त है कि फॉरेन इन्वेस्टर ने वो पैसा लॉक इन रखना होगा कि मान लो 3 साल के लिए आपने पैसा उस बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किया वो वापस नहीं निकालोगे। अगर ऐसा करोगे तो तुमको हम बहुत सारी छूट दे देंगे। तो दैट इज़ एफएआर एंड वीआरआर। इसमें और भी बहुत सारी टेक्निकल बारीकियां हैं जो अपनी एग्जाम में काम की नहीं है। लिबरलाइज किया इतना याद रखो, बहुत है। आगे बढ़ो। दूसरी बात चल रही है कि स्वैप होगा। स्वैप यानी अदला बदली कैसी, कि मान लीजिए डॉलर नहीं प्याज की शॉर्टेज है और आरबीआई का काम है कि प्याज का प्राइस स्टेबल रखे। तो आरबीआई ये करेगा कि अपनी तिजोरी से ऑनियन देगा बैंक ऑफ बड़ौदा को, और बैंक ऑफ बड़ौदा आगे वही ऑनियन ये जो भी फॉरेनर्स हैं उनको देगा ताकि सप्लाई स्टेबल रहे ऑनियन का। अब आप समझ लो कि ये ऑनियन नहीं, ये डॉलर है, तो खेल खत्म। तो इसको स्वैप क्यों बोला, क्योंकि बाद में आरबीआई इंसिस्ट करेगा, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजर है, कि बहन हमने आपको जो डॉलर्स दिए थे 2-3 साल बाद आप हमको वापस कर दो। आपके अपन बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ से डॉलर वापस लेके आएगा। तो अब सोचो, कोई भारत का एक्सपोर्टर है जिसने चाय एक्सपोर्ट की अमेरिका में, उसको मिले डॉलर, लेकिन उस एक्सपोर्टर ने पेमेंट मान लो आसाम के बागान में जो भी प्लांटेशन का ओनर है या मजदूर है उनको रुपये में देना है। तो भारत का एक्सपोर्टर जिसने डॉलर कमाए वो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाएगा कि बहन मेरे डॉलर लेके आप मुझे रुपये दो। तो बहन के पास डॉलर आ गए, वो फिर आरबीआई को वापस करे। तो इस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा वापस डॉलर्स आरबीआई को देगी। हालांकि यहाँ पर भी आप समझिए, ये जो अदला बदली हो रही है कहाँ से कहाँ, ये फर्स्ट स्टेज में अदला बदली और ये दूसरे स्टेज में अदला बदली। तो खरीदने का भाव, बेचने का भाव वो अलग होता है, जिस रेट पर एक्सचेंज हुआ और बाद में रिटर्न होगा वो अलग होता है। उसमें किसका प्रॉफिट किसका लॉस वो सब बारीकियों में हम नहीं जाएंगे। आरबीआई कुल मिलाकर कर क्या रहा है, टेम्पररी अपने डॉलर दे रहा है कि अभी आप ये शादी का घर है इसको संभालो, फिर मुझे ये अपना सब वापस दे देना। तो दैट इज़ डॉलर स्वैप, जो यहाँ से यहाँ पर ये डॉलर स्वैप हुआ। आपको प्रश्न होगा कि भाई ऐसा स्वैप करने की क्या जरूरत थी, एक बार दे दिया तो दे दिया ना, फिर वापस क्यों मांगना है। क्योंकि आप समझो, ऐसा अगर आरबीआई बांटते ही रहा कि जितनी बार डॉलर स्ट्रांग हो रहा है उसको स्टेबल करने के लिए अपनी तिजोरी से देता ही रहा, तो आरबीआई का पूरा तिजोरी खाली हो जाएगा। इसलिए जो भी डॉलर आरबीआई दे रहा है वो स्वैप में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 2-3 साल बाद बैंकर ने वापस करने होंगे। तो वी रिक्वायर द स्वैप टू इंश्योर दैट आरबीआई डज नॉट गेट इट्स फॉरेक्स रिजर्व एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट, तो हमने एफएआर रिलीफ दे दिया। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट का स्वैप की मैंने आपको कुछ बात करी। अब आते हैं एफसीएनआर हेज। मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, कुछ आपकी प्रॉपर्टी, आपको डर लगता है एक्सीडेंट हो गया, कुछ बिजली गिर गई, तो इंश्योरेंस लेना चाहिए रिस्क कम करना है। तो इंश्योरेंस, जिसको हम हेजिंग भी कह सकते हैं, हेजिंग मतलब आपके घर के आसपास आप जो एक बाड़ बना देते हैं, फेंसिंग कर देते हैं ताकि आप खुद को रिस्क से, चोरी और बाकी जोखिमों से बचा सके। ये एक बात हुई। अब दूसरी,
कि विदेशी लोग भारत की बैंकों में फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट मतलब डॉलर के अंदर पैसा डिपॉजिट करें। मान लो उस पर बैंकर 5% ब्याज दे रहा है और 3 साल के लिए ये पैसा लॉक हो रहा है। ओके, ठीक है। अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा उन्हें FCNR डिपॉजिट का क्या करेगा? अचार नहीं डालेगा, आगे कुछ इन्वेस्ट करेगा ना, तो वही बैंकर उन डॉलर्स को भारत के किसी ऑयल इंपोर्टर को लोन में दे देगा, या ऑयल इंपोर्टर के पास ऑलरेडी रुपया है तो उसको बदलवा के डॉलर लेगा और उससे ऑयल इंपोर्ट करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली बैंकर ने उस पैसे को सर्कुलेट करना है, तभी उसको प्रॉफिट हो सकता है। ओके, ठीक है। अब तकलीफ है कि जब ये गोरे आदमी ने भारत की बैंक में डॉलर डिपॉजिट किया था तो भाव चला था $1 का 95। 3 साल बाद जब वो वापस लेने आता है, मान लो भाव बढ़ के हो गया 125। तो बैंकर को तकलीफ है कि एक तो 5% ब्याज भी देना था, और अब मुझे कहीं से अपने रुपये हैं उसको डॉलर में कन्वर्ट करके इसको दूंगी तो ये और मुझे सर पे चढ़ गया। तो यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज रेट बदल जाने पर भारत के बैंकर का नुकसान हो सकता है। तो नुकसान से बचने के लिए आप क्या करेंगे? इंश्योरेंस, और यहाँ टेक्निकली ज़्यादा करेक्ट वर्ड क्या होगा? हेजिंग, कि करेंसी हेज करनी पड़ेगी। तो वो मान लो जाए LIC के पास, हालांकि LIC ऐसा करता नहीं है, पर इंश्योरेंस को आप विजुलाइज कर सके इसलिए मैंने LIC का लोगो रखा है कि सर प्लीज़ मेरा ये पूरा धंधा है उसको आप इंश्योरेंस दे दो कि करेंसी एक्सचेंज मेरे हक में ना रहे तो आप मेरे लॉस की भरपाई करोगे। LIC कहे ठीक है, पर बहन मैं धर्मशाला लेके नहीं बैठा, आप मुझे ये जितनी डिपॉजिट था उसका 2% दे दो प्रीमियम के रूप में, तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। अब सोचिए बैंकर का इक्वेशन ये करेंसी हेज के बाद गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं इस गोरे को 5% ब्याज दूंगी सेविंग्स पर, और आगे मैं लोन में घुमाऊंगी 15% जो भी। लेकिन अब ये LIC बोला है कि 2% तो मुझे देना पड़ेगा, आपने कॉस्ट ऑफ हेजिंग है। तो यानी यहाँ पर अब बैंकर अपनी जेब से कुछ भी नहीं भरेगा, वो गोरे को कहेगा कि देखो इसके चलते मैं तुम्हें सिर्फ 3% ही ब्याज दे सकती हूँ, क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस है उसमें हेजिंग का मेरा भी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है। तब गोरा ये कहेगा कि भाई 3% ब्याज के लिए मैं क्यों अमेरिका से पैसा लेके इधर आऊँ, आई विल नॉट डिपॉजिट माई डॉलर्स फॉर सच लो इंटरेस्ट रेट। तो यानी वो डॉलर भारत में आएंगे ही नहीं। तो क्या करें? तो RBI ने कहा देखो ये जो LIC मांग रहा है जो भी 2% हेजिंग या प्रीमियम का कॉस्ट, तो RBI ने कहा ये चीज़ को मैं सब्सिडाइज करूंगा, जिसे हम कहें फॉरेक्स हेजिंग का खर्चा RBI उठाने की बात कर रहा है, ताकि बैंक ऑफ बड़ौदा उस गोरे को 5% ब्याज दे पाए। मैं बता रहा हूँ ये उससे ज़्यादा टेक्निकली कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन मैंने आपको जो बताया इतना बारीक कोई पूछने वाला है नहीं। जब हम PYQ देखते हैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि RBI कैसे भारत में डॉलर आकर्षित कर सकता है, और उसके वास्ते FCNR के स्वैप, हेज, फुल्ली एक्सेसिबल रूट, ये सब काम हो सकते हैं। अब अगले साल जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें ये सब बातें कितनी डिटेल में बताई गई हैं, उस हिसाब से हम इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। या फिर उसने भी सुपरफिशियली बोला कि इसके चलते बहुत फ़ायदा हुआ और 20-22 बिलियन डॉलर आ गए, तो वो अगर वो डेप्थ में नहीं गया तो हम भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है। बाकी मेरा इकोनॉमी का कोर्स गुरुवार 16 जुलाई से शुरू हो रहा है। PCB 16 मतलब पोस्ट कोरोना 16वीं बार में पढ़ाने वाला हूँ, और ये बैच ऐसी है कि इसमें क्रिसमस दिसंबर 25 दिसंबर से पहले अपना पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ऐसा अपना टारगेट है। और ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए, बाकी सब्जेक्ट का भी टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ऐसा हमारा ये आखिरी बैच है। बैच टाइमिंग की मैं बात करूं तो गुरु शुक्र शनि रवि सोम क्लासेस होंगे। शनिवार को टेस्ट होते हैं, बुधवार को टेस्ट होती है, रात को 9 बजे क्लास होते हैं, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज स्टूडेंट, होम मेकर हर कोई इसे अटेंड कर सके। मेरा आपको इकोनॉमी की ये जो बुक है उसकी भी अभी नेक्स्ट एडिशन आने वाली है, पर उसकी खरीदने की भी ज़रूरत नहीं, उसका PDF आपको इसके साथ मिलेगा। पहले से कुछ NCERT पढ़ के आने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई से हम पढ़ना शुरू करेंगे, बेसिक से एडवांस, प्रीलिम से मेन सब कुछ, और दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। हालांकि आप में से कुछ विद्यार्थियों का बैकलॉग रह जाए, कॉलेज एग्जाम थे, बीमार थे, तो भी रिकॉर्डेड देखते देखते फरवरी तक तो आप निपटा ही देंगे। बाकी सब्जेक्ट भी इसी पेज पे ख़त्म हो जाए, ऐसा हमारा ये बैच है। फिर रिवीजन मॉक टेस्ट देते रहो प्रीलिम से मई महीने में, फिर रिवीजन मॉक टेस्ट देते रहो अगस्त में मेंस है। तो दिसंबर का आप टारगेट लेके चलेंगे, तब जाके फरवरी में काम ख़त्म होगा। आप जितना लेट करेंगे तो फिर ये ऐसी बात होगी कि आप 2027 के लिए इक्विप नहीं होंगे, फिर आपको 28 में उसे एग्ज़ाम को देना होगा, या 27 की देंगे तो प्रीलिम क्लियर नहीं होगा। पेपर टफ हो रहे हैं, ये बात सही है,
पढ़ने वाली पब्लिक पढ़ रही है, सिलेक्ट होने वाली पब्लिक सिलेक्ट भी होनी है। तो आप उस रेस में आना चाहते हैं कि नहीं, उस हिसाब से आप तैयारी और सिंसियरिटी बनाए रखें। देखिए बैच का तो कैसा है, हम दुकान खोल के बैठे तो ये बैच है, फिर और भी बैच आते रहेंगे, अभी कुछ और ऑफर चला होगा, फिर कुछ ऑफर चलेगा। अनअकैडमी है, बाकी भी इंस्टीट्यूट है, आपको जो भी करना है, सेल्फ स्टडी से भी करना है, कोचिंग से भी करना है, जो भी कर पर आप डिसीजन लीजिए, वरना आप फिर बहुत देर हो जाएगी। दैट इज़ माय एडवाइस। ये जो नया बैच है इसमें न्यू इनिशिएटिव क्या है, पिछले बैच से मतलब पीसीबी 15 से पीडीएफ नोट्स तो मिलते हैं, लेकिन उसके साथ क्लास में मैं लाइव नोट्स भी बनवाता हूँ विद्यार्थियों से, ताकि क्या खुद से थोड़ा लिखा हो तो मेंस आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस होती रहे और उनको ज़्यादा याद रहे। तो करीब 50-60 पेज का खुद का भी आपका नोट्स इकोनॉमी का डेवलप होगा, और पीडीएफ तो आपको पूरे उसके मिलने ही वाले हैं रैपिड रिवीजन के लिए। हर बुधवार को जो टेस्ट होती है उन सबको हम जमा करें तो 1600 से ज़्यादा एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस मिलने वाली है। वीकली डाउट रेजोल्यूशन मैं खुद से करता हूँ, इस सब का फ़ायदा उठाइए। और ना सिर्फ इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सीसेट, साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रीलिम्स में सब कुछ कवर्ड है। अभी इसकी फ़ीस चल रही है 17,999 फॉर 1 ईयर यूजिंग डिस्काउंट कोड monal.org, और टॉपर्स को भी फ़ायदा हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री। सर मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे, तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना चालू हुए। और मित्रों ये जो इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है उसमें भी होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, इसके वास्ते इस रविवार 12 जुलाई को सुबह 11 बजे शाम 5 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। इसमें ज़्यादातर इकोनॉमी के ही सवाल होंगे, तो आप इकोनॉमी के मेरे कोर्स पर स्कॉलरशिप, टैबलेट, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर ये सब जीत सकते हैं। ये वाला लिंक है unacademy.com/scholarship/UCSC, और नहीं तो फिर आप ये QR कोड को भी स्कैन करें। तो रविवार को 11 बजे और शाम 5 बजे अवश्य से ये टेस्ट दीजिए और आकर्षक इनाम जीतिए। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अनलॉक कोड याद रहे monal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.